नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो आदमी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने काउच पर बैठे आदित्य पर जाती है, जो अपनी खतरनाक आंखों से उसे घूर रहा था। जिसे देखकर वह आदमी बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि आदित्य कितना ज़्यादा क्रूएल है। वो डरते हुए बोलता है, मिस्टर आदित्य, आपने मुझे क्यों किडनैप कराया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आदित्य नील से बोलता है, ज़रा इसे बताओ कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। नील उसके पास आता है और कसकर उसके बालों को खींचकर उसका सर ऊपर करता है, जिससे वह आदमी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। नील अपने फ़ोन में निकिता की फ़ोटो उसे दिखाते हुए बोलता है, तुम उन्हें क्यों फॉलो कर रहे थे? वह आदमी निकिता की फ़ोटो देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, क्या मिस्टर मेहरा इस लड़की को जानते हैं? उन्होंने इस लड़की के लिए मुझे किडनैप किया है, तो ज़रूर ये कोई मामूली लड़की नहीं होगी। तभी नील उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, बताओ तुम इन्हें क्यों फॉलो कर रहे थे? वह आदमी झूठ बोलते हुए कहता है, यह कौन है सर? आप क्या बोल रहे हैं? मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था और मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य पास में रखी हुई वाइन की बोतल को टेबल पर पटक देता है, जिससे वह बोतल टूट जाती है। आदित्य टूटा हुआ कांच उठाकर उसके पेट में चुभाने लगता है, जिससे वह आदमी दर्द से कराहने लगता है। आदित्य, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए अपना मुंह खोल दो, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह जल्दी से बोलता है, सर मैं बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, जिसे मिस्टर शोर ने मिस निकिता पर नज़र रखने के लिए हायर किया था। उसकी बात सुनकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसे इस वक्त शोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य उस आदमी का जबड़ा कसकर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या पता चला उसके बारे में, और तुमने शोर को निकिता के बारे में क्या क्या बताया? वह आदमी रोते हुए बोलता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। पिछले 3 दिनों से वह कंपनी नहीं आ रही हैं और एक दिन मैंने उन्हें फॉलो किया था, लेकिन मैं उनका एड्रेस नहीं पता कर पाया। मुझे और बॉस को उनके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर आदित्य को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वह अपनी जलती हुई आंखों से उस आदमी को घूरते हुए बोलता है, तुमने इस बार गलत जगह हाथ डाला है। वो लड़की मेरी बीवी है और मेरी बीवी पर नज़र रखने वालों की मैं आंखें निकाल देता हूँ। उसकी बात सुनकर उस आदमी के साथ साथ नील भी हैरान हो जाता है और बेयकीनी से अपने बॉस आदित्य को देखने लगता है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसका बॉस कभी ऐसा बोलेंगे। तभी उस आदमी की दर्द भरी चीख सुनकर नील अपने होश में आता है और सामने का नज़ारा देखकर तो एक पल के लिए वह भी डर जाता है, क्योंकि आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ा कांच का टुकड़ा उस आदमी की आंखों में घुसा दिया था, जिससे उस आदमी की आंख में से खून निकलने लगता है और वह दर्द ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। आदित्य अपने हाथों में लगा खून टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोलता है, जिस किसी ने भी मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा, उसका हश्र यही होगा और शोर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और नील भी उसके पीछे चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड्स उस इंसान को ले जाकर एक रूम में लेटा देते हैं, जो दिखने में किसी हॉस्पिटल के जैसा लग रहा था। खन्ना मेंशन शौर्य अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वह लगातार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। जब बहुत देर के बाद भी कॉल नहीं मिलती, तो वह गुस्से से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है
और चिल्लाते हुए अपने बालों पर हाथ फिराने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर हितेश भागकर उसके रूम में आता है और बोलता है, क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? शौर्य उस पर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर वह तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से सॉल्व नहीं होगी। उसकी बात सुनकर हितेश मुंह बना लेता है और मन में सोचता है, अगर खुद ही इतना ज़्यादा टैलेंटेड है तो दूसरों को काम पर क्यों रखा है। खुद ही करे ना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दूसरों को क्यों परेशान करता रहता है। उसे कहीं खोया हुआ देख शौर्य पास में रखी पानी की बोतल उठाकर उस पर फेंकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और पता करो कि वह आदमी कहाँ गया जिसे मैंने निकिता पर नज़र रखने को कहा था। उसका गुस्सा देखकर हितेश जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाता है। वहीं शौर्य अपना फ़ोन उठाकर उस आदमी द्वारा भेजी गई निकिता और अखिल की फ़ोटो देखने लगता है, जो उसने कंपनी के बाहर खींची थी। वह अपनी जलती हुई नज़रों से अखिल को देखने लगता है। रात का वक्त इशिका और इशिता अपने रूम में बैठी हुई शुभी से कॉल पर बात कर रही थी। हमेशा की तरह बातें तो सिर्फ इशिका और शुभी कर रही थी। इशिता तो बस शांति से बैठकर उन दोनों को सुन रही थी। तभी शुभी बोलती है, ईशू 3 दिन के बाद मेरी मम्मा का बर्थडे है और हमेशा की तरह घर पर छोटी सी पार्टी रखी गई है, इसीलिए तुम लोग भी ज़रूर आना और निकिता आंटी को भी बोल देना इशिका हो के हम ज़रूर आएंगे। तभी एक सर्वेंट आकर उन दोनों को डिनर के लिए बुलाता है और वह दोनों शुभी को बाय करके फ़ोन रख देते हैं और डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं, जहां पर डायरेक्टर सिंह पहले से ही बैठे थे। उन दोनों को देखकर वह उन्हें अपने पास बुलाते हैं और गले लगा लेते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इशिता और इशिका को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आज का डिनर विधि ने ही बनाया था। रोहित और जिया भी शर्मा मैंशन में ही थे। डिनर के बाद डायरेक्टर सिंह और अखिल घर के लिए निकल जाते हैं और बाकी सब लोग अपने रूम में। निकिता बच्चों के साथ उनके रूम में ही थी। ईशी, मम्मा 3 दिन के बाद शुभी की मम्मा का बर्थडे है और उसने हम सबको इनवाइट किया है, क्या आप चलेंगी? निकिता, अगर उन्हें उसने वहाँ पर इनवाइट किया है तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि वह आप दोनों की एकलौती फ्रेंड जो है। उसकी बात सुनकर इशिका खुश हो जाती है। वह निकिता को गले लगाकर उसके गालों पर प्यार से किस कर देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। निकिता बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य अपने जिम में था और एक्सरसाइज कर रहा था। वहीं उसके पीछे नील भी कैजुअल कपड़ों में ट्रेडमिल पर भाग रहा था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। नील मन में सोचता है, यह जल्लाद ना तो खुद सोता है और ना ही मुझे सोने देता है। रात में 2 बजे तक काम कराया और सुबह 5 बजे फिर उठा दिया। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करो ताकि मेरा बॉस मेरा पीछा छोड़ दे। तभी आदित्य बोलता है, अगर मुझे घूरना हो गया हो तो अपनी एक्सरसाइज पर भी फोकस करो। उसकी बात सुनकर नील वापस ट्रेडमिल पर भागने लगता है। नील आदित्य के बिला में ही रुका था। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर सुभी और राधिका जी पहले से ही थे। आदित्य को देखकर सुभी उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके गालों पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग मामू, यू आर सो हैंडसम। आदित्य भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, क्या चाहिए आपको जो सुबह सुबह आप मामू पर इतना प्यार लुटा रही हो। उसकी बात सुनकर शुभी मुंह बनाते हुए बोलती है, तो आप यह कहना चाहते हो कि मैं आपको यूं ही प्यार नहीं करती। आदित्य मुस्कुराते हुए किसने कहा, बल्कि मैं भी सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करता हूँ।
आदित्य की मुस्कान बहुत प्यारी थी। अगर कोई आदित्य को ऐसे हंसते हुए देख लेता तो शायद सदमे की वजह से बेहोश हो जाता, क्योंकि आदित्य सुबी को छोड़कर किसी और के सामने मुस्कुराता तक नहीं था। इसीलिए जब वो सुबी से हंसकर बात कर रहा था तो नील हैरान था। ऑफिस में लोगों ने आज तक सिर्फ उसकी डेविल स्माइल ही देखी थी। किसी ने उसे खुलकर हंसते हुए और बातें करते हुए नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि आदित्य सुबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सुबी खुश होकर बोलती है, अच्छा तो फिर आप मम्मा के बर्थडे पर पहनने के लिए मेरे लिए एक प्यारी सी प्रिंसेस फ्रॉक ले लेना। उसकी बात सुनकर आदित्य बोलता है, हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें। उसकी बात सुनकर शुभी खुश हो जाती है और उसके दोनों गालों पर किस करके वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है। उसे इतना खुश देखकर राधिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था। राधिका आदित्य से बोलती है, आदित्य उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस ऑलरेडी हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है दीदी, यह तो मेरी बेटी जैसी है। उसकी बात सुनकर राधिका जल्दी जल्दी में बोल जाती है, कितना अच्छा होता अगर तुम और निकिता साथ होते, तो अभी तक तुम्हारे भी 2-3 बच्चे होते और शुभी को उसके भाई बहन भी मिल जाते। सब कितना अच्छा हो। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। वह अपनी दांतों से अपनी जीभ काट लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी आदि, वो मेरे मुंह से निकल गया। उसकी बात सुनकर आदित्य शांति से अपना खाना खाने लगता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी नील बोलता है, लेकिन बॉस, आपकी अगर कोई बेटी होती तो वह पक्का इशिता के जैसी होती। मुझे ना वह आपका लिटिल वर्जन लगती है। उसका गुस्सा भी आपके जैसा ही है और एटीट्यूड भी। उसकी बात सुनकर आदित्य को इशिता और ऋषिका का ख्याल आता है। उसके दिल में उन दोनों से मिलने की तड़प हो रही थी। यह कैसे जज्बात थे, इसके बारे में वो खुद नहीं जानता था। वह मन में सोचता है, क्या उस रात के बाद निकिता प्रेग्नेंट हुई होगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने खुद ही गर्भ निरोधक गोली निकिता को दी थी। यह याद करके उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से अपने हाथ टेबल पर पटक देता है और रूम की तरफ चला जाता है। वहीं उसे ऐसे जाता देख राधिका उदास होकर नील से बोलती है, यह सब मेरी गलती है, मुझे निकिता की बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों आदित्य निकिता को पसंद नहीं करता, जबकि वह इतनी अच्छी लड़की है। नील, चिंता मत करिए दीदी, हो सकता है फ्यूचर में मिस निकिता ही फिर से आपकी भाभी बने। उसकी बात सुनकर राधिका उसे घूरने लगती है। नील बोलता है, मुझे लगता है कि बॉस मिस निकिता को छोड़ देने के गिल्ट में है, क्योंकि वह अब उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो? क्या आदित्य निकिता से शादी करना चाहता है? क्या वो उससे मिला? उसके इतने सारे सवाल सुनकर नील बोलता है, आराम से दी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। नील उसे निकिता के ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में बता देता है और आदित्य का उसके प्रति व्यवहार सब बताता है, जिसे सुनकर राधिका खुश हो जाती है और बोलती है, हे माता रानी, अगर यह सच हुआ तो मैं आपको नील की सारी सैलरी बेट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर नील के मुंह से खाना बाहर आ जाता है और वो खांसते हुए बोलता है, यार दी, आप मेरी सैलरी क्यों कुर्बान कर रही हो? अगर देनी है तो अपनी दो ना। राधिका, यह तुम्हारी पनिशमेंट है, मुझे सब कुछ इतनी देर से बताने की। यह सुनकर नील मन में बोलता है, यह दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। आदित्य का रूम। आदित्य गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। उसे आज रियलाइज़ हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह कसकर अपने बालों को खींचते हुए बोलता है,
मैंने एक लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ। मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यह भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी दी हुई सीख भूल गया कि कुछ भी हो जाए पर कभी किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव मत करना। पता नहीं मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाऊँगा और क्या निकिता कभी मुझे माफ़ कर पाएगी। आदित्य को इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था, पर उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके निकिता को अपनी ज़िंदगी में वापस लाकर ही रहेगा। तभी बेड पर पड़ा हुआ उसका फ़ोन रिंग करता है और वह देखता है तो उसके किसी आदमी का फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन रिसीव करता है और उस आदमी की बात सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि वह आज ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने वाला था। नील ऑलरेडी वहाँ पर था। कुछ देर के बाद राधिका को किसी की कॉल आती है, जिसे सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाती है। वो आदित्य से बात करने के लिए स्टडी रूम में जाने लगती है। तभी उसे वहाँ से आता हुआ नील दिखाई देता है। वो नील से बोलती है, आदित्य के सबसे बड़े दुश्मन को उसका सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। उसकी बात सुनकर नील उसे हैरानी से देखने लगता है। नील कन्फ्यूजन से राधिका को देखता है तो राधिका अपने फ़ोन में रिया शोर और मिस्टर उदय की फ़ोटोज़ दिखाती है। यह देखकर नील भी हैरान हो जाता है और बोलता है, तो इस बार मिस्टर सिंह ने शोर को अपना मोहरा बनाया है आदित्य सर को बर्बाद करने के लिए। राधिका, मुझे तो यकीन नहीं होता कि यह घटिया इंसान हमारा बाप है। तुम्हें इस बारे पे आदित्य को जल्दी बता देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो शौर्य बहुत ही घटिया इंसान है और आदित्य से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। नील बोलता है, डोंट वरी दी, इनके जैसे लोग बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बॉस हमेशा इनसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। मैं श्योर हूँ कि उन्हें अभी तक इनकी मीटिंग के बारे में पता चल चुका होगा। उसकी बात सुनकर राधिका भी हाँ में सिर हिलाती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के साथ आ रही शुभी पर पड़ती है, जो उससे बातें कर रही थी। शुभी और आदित्य उन दोनों के पास आते हैं। आदित्य बोलता है, शाम को मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं और शुभी अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर राधिका हाँ बोल देती है और आदित्य शुभी को गोद में उठाकर घर से निकल जाता है। निकिता का घर। आज निकिता ने ऑफिस से ऑफ लिया था और वो घर में बैठकर इशिता और इशिका के नोट्स बुक देख रही थी, जिसे देखकर इशिका का मुंह बन जाता है। निकिता इशिका के कान खींचते हुए बोलती है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। लगता है तुम्हें अच्छी पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर इशिका मासूम सा चेहरा बना लेती है और बोलती है, यह मेरी गलती नहीं है मम्मा, यह तो टीचर की गलती है, जो मुझ जैसी मासूम से बच्चे को इतना सारा होमवर्क दे देती हैं। अब आप बताओ, अगर मैं पूरा दिन लिखती रहूँगी तो मेरे नाजुक हाथों में दर्द नहीं होने लगेगा क्या? उसके पास बैठी इशिता टोंट मारते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ तब नहीं दर्द करते जब तुम पूरा दिन भर अपनी डॉल्स के साथ खेलती रहती हो? इशिका निकिता की तरफ देखती है, जो उसे गुस्से से देख रही थी। वह अपने कान पकड़कर बोलती है, ओके सॉरी मम्मा, मैं आपसे डेली अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। वो तीनों बैठकर बातें कर रही थी। तभी हॉल में विधि और निखिल आ जाते हैं। निकिता उठकर उन दोनों को गले लगाती है और बोलती है, बस एंजॉय करना, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी। निखिल, डोंट वरी निकिता, हम एंजॉय करने के लिए ही तो हनीमून पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर विधि उसके पेट पर कोनी मार देती है, जिससे निखिल अपना पेट पकड़कर उसे घूरने लगता है। वो दोनों उन सभी से मिलकर अपने
हनीमून के लिए पेरिस निकल जाते हैं। सुनीता जी पहले ही अपने शहर जा चुकी थी। इशिका, मम्मा कल सुबह की मॉम का बर्थडे पार्टी है। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसीलिए आप मुझे शॉपिंग पर ले चलो। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारा कवर्ड पूरा कपड़ों से भरा हुआ है और अभी भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। इशिका, पर वो सभी कपड़े मैंने पहने हुए हैं, इसीलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। मम्मा चलिए ना प्लीज़। निकिता, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में चल रहे हैं। उसकी बात सुनकर इशिका खुश हो जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। वहीं इशिता उससे बोलती है, मम्मा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ। मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है। इस बार निकिता उसके गाल खींचते हुए बोलती है, अरे मेरी पढ़ाकू बेटी, किताबों के और लैपटॉप के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है देखने को, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। उसे खुश देखकर इशिता उसके बात मान जाती है और अपने रूम में जाकर रेडी हो जाती है। कुछ देर के बाद वह सभी मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वो मॉल पहुंच जाते हैं और एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वह तीनों इस वक्त एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे, जिन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। निकिता इशिता और इशिका के लिए कपड़े खरीदती है। वह कपड़े को लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ जाती है, जहां पर खड़े एक शख्स को देखकर उसकी आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं, जिनको वो बहुत चतुराई से छुपा लेती है। वह बच्चों का हाथ पकड़कर बोलती है, बच्चों अभी मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा और सामान लेना है, इसीलिए हम इनका बिल बाद में कराएंगे। वो दोनों उसकी बात सुनकर हाँ बोल देती हैं। निकिता उन दोनों को लेकर वापस से किड्स सेक्शन के अंदर चली जाती है और वहाँ बने गेमिंग कॉर्नर में उन्हें छोड़कर बोलती है, आप दोनों थोड़ी देर यहाँ पर गेम खेलो, मैं कुछ देर में यहाँ आ जाऊँगी, लेकिन तब तक यहाँ से कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर दोनों बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन निकिता के चेहरे के गंभीर एक्सप्रेशन देखकर उसे ओके बोल देती हैं। निकिता उन्हें वहीं छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। जाने से पहले वो किड्स सेक्शन के बाहर खड़े दो आदमियों को कुछ इशारा करती है, जिसे देखकर वह दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं और किड्स सेक्शन के बाहर घूमने लगते हैं। उनकी नज़र इशिता और इशिका पर ही थी। यह दोनों आदमी राघव और मदन थे, जो इशिका और इशिता के बॉडीगार्ड्स थे। निकिता उन दोनों पर बहुत ट्रस्ट करती थी। उसके जाने के बाद इशिका बोलती है, दीदू मम्मा थोड़ी परेशान लग रही थी, क्या कोई प्रॉब्लम है? इशिता, यहाँ मम्मा का पर्सनल मैटर है, इसीलिए हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे जल्द ही सुलझा लेंगी। इशिका, हाँ मुझे पता है, क्योंकि हमारी मम्मा तो वंडर वुमन है। अच्छा चलो हम गेम खेलते हैं। वो दोनों वहाँ पर रखा वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी एक मोटा सा लड़का आता है, जो इशिका की उम्र का होगा। वो इशिका के हाथ से रिमोट छीन लेता है। इशिका उसे पहचान जाती है। यह उसका ही क्लासमेट था, जो हमेशा सबको बुली करता था। इशिका उस पर चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो मोंटी? मैं पहले से ही गेम खेल रही थी, जल्दी से मुझे रिमोट दो वरना मैं हार जाऊंगी। मोंटी मोटा लड़का इशिका पर चिल्लाते हुए, यहाँ से निकलो, क्योंकि अब मैं और मेरे दोस्त ये खेलेंगे। इशिता, जो इतनी देर से उसे घूर रही थी, वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ मॉल तुम्हारा नहीं है और हम तुमसे पहले ही आए थे। शोर सुनकर मोंटी के डैड भी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ सुनकर मोंटी उदास सी शक्ल बनाकर बोलता है, डैड देखो ना, यहाँ लड़की मुझे गेम नहीं खेलने दे रही है। इशिता बोलती है, अंकल हम पहले से ही गेम खेल रहे थे, लेकिन ये शैतान लड़का हमें परेशान कर रहा है। मोंटी के डैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शैतान बोलने की?
और मैं इस मॉल का 50% का पार्टनर हूँ, इसीलिए मेरा बेटा जो चाहे वह कर सकता है। उसकी बात सुनकर सबको गुस्सा आने लगता है। पीछे खड़ा राघव मदन से बोलता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई लिटिल बॉस से ऐसे बात करने की। इशिता, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोंटी के डैड उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे इशिता संभल नहीं पाती और गिरने लगती है। मदन उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन उससे पहले ही कोई आकर उसे गिरने से बचा लेता है और अपनी जलती हुई नज़रों से मोंटी के डैड को घूरने लगता है। वहीं सामने खड़े शख्स को देखकर मोंटी के डैड के पसीने छूटने लगते हैं और वह डरते हुए बोलते हैं, आप तो कौन है यह शख्स जिसने इशिता को बचाया और इशिता ने किसे देखा? जानने के लिए देखते रहिए ये कहानी। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।